Hello students, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूटेट की तैयारी कर रहे हैं और पिछले साल के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। 2022 का मैं आपके साथ सीडीपी और मैथ्स डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, न्यू डिस्कशन with new question. Okay, let's start. क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में ये पूछा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। आपको ये 4 लिस्ट दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो आपदा प्रबंधन है, वो इनमें से किस सूची के अंतर्गत आता है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ दीज। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। कंकरेंट लिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटिंग द आंसर फ्रॉम प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स फॉर द क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कई पेड़ नहीं उग सकते हैं? निश्चित रूप से किस अधिगम संकेतक की उपलब्धि को दर्शाता है? तो आप उनसे पूछताछ कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं या फिर प्रयोग कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ क्यों नहीं उग सकते, तो कहीं ना कहीं आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। वाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरियाज, कि डेजर्ट एरियाज में ट्रीज क्यों नहीं ग्रो कर सकते, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो इसके बारे में वाई पूछा है तो एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन से पता चल रहा है वाई, इट मीन्स हम उनसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम उनसे उसकी क्या मांग रहे हैं? एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। इट मीन्स स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश इज अ टीचर ऑफ क्लास 5। ही प्लान्स टू सेंसिटाइज द लर्नर्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री कंजर्वेशन। राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि होगी जो इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 5th क्लास के टीचर क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि ट्री कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को बच्चे सीख सके। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? मोटिवेट ईच लर्नर टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट। प्रत्येक जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, उसको कहेंगे कि एक पौधे को अपनाए और उनका पोषण करें। उसके लिए उनको मोटिवेट करेंगे या फिर उनके लिए कोई डिबेट कंपटीशन रख देंगे या फिर एनकरेज करेंगे लर्नर्स को कि वो पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें या फिर वो ग्रुपिंग कर देंगे लर्नर्स की ग्रुप डिस्कशन के लिए। चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको इसमें से बेस्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ट्री कंजर्वेशन के बारे में बताना है, विद्यार्थियों को उसकी संवेदनशील बनाना है, तो आपको उन्हें मोटिवेट करना होगा और ये कहना होगा कि आप एक पौधे को अपनाएं और उसका पोषण करें और स्टूडेंट्स को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मोटिवेट ईच लर्नर टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज लोकेटेड एट। जो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है वो संस्थान कहाँ स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज लोकेटेड एट वेयर? न्यू दिल्ली। ओके, कहाँ लोकेटेड है डिजास्टर इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोमार्क इज रिलेटेड टू। इकोमार्क किससे संबंधित है? इकोमार्क संबंधित है एक्सपोर्ट कमोडिटीज से, इंपोर्ट कमोडिटीज से, कमोडिटीज ऑफ बेस्ट क्वालिटी से या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कमोडिटीज से। तो आपको बताना है इकोमार्क किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पर्यावरण के सुरक्षित वस्तुओं से। इट मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। एनवायरमेंटल फ्रेंडली कमोडिटीज, इकोमार्क इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली कमोडिटीज। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ईवीएस पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें आपको सारे आंसर्स इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना है निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है?
ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से। कहाँ से हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से उद्भूत हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से। डायरेक्ट आंसर्स पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है, बेसिक नॉलेज अगर आपने ली है, तो आपको जैसे कि रियो डी जनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनिट्री प्रोटोकॉल, G8 समिट, इन सब के बारे में पता होगा, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे कि जो कार्बन क्रेडिट है वो ओरिजिनेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल से। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में आपको आई थिंक पता होगा, और नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? अब इसमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा है? धान का खेत है, वन है, घास का मैदान है, या झील है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जा रहा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा जा रहा है। तो आर्टिफिशियल क्या है? पैडी फील्ड, धान का खेत। ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ये तो आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज? आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? आर्कटिक डेजर्ट का दूसरा नाम है टुंड्रा, नॉट सवाना, नॉट टेंगा एंड नॉट स्टेपीज। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1936 वॉज नेम्ड? जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का 1936 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, वो उसका क्या नाम है? फर्स्ट नेशनल पार्क जो है इंडिया का, उसका नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली नेशनल पार्क is your first national park in India established in 1936. Okay. Next question पढ़ते हैं। Next question है, a teacher gives his students pictures of different animals and asks them to color on all those animals which do not live in our houses. The motivate this activity. एक टीचर है, वो बच्चों को अलग अलग पिक्चर्स देती है एनिमल्स की, और उनसे कहती है उन एनिमल्स को कलर्स करो जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो ये जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं और जो ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसके थ्रू हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? इसके थ्रू हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्रिएटिव स्किल का डेवलपमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्किल को डेवलप करते हैं, क्लासिफिकेशन स्किल को, या फिर डेटा कलेक्शन को। अभी हमारे पास हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से हमें क्या दिया गया है? हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। अब इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए, बच्चे को एक तो उससे क्या आएगी? क्रिएटिविटी भी आएगी। कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व करेगा सबसे पहले कि इनमें से ऐसे कौन से जानवर हैं जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो उन कलर्स को, उन एनिमल्स को कलर करना है ना। आस्क देम टू कलर ऑल दोज एनिमल विच डू नॉट लिव, जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो इससे क्या है? वो ऑब्जर्व करना सीखेंगे, वो क्रिएटिविटी दिखाएंगे। कलर करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, उनका सृजनात्मक विकास विकसित होगा। अवलोकन करना सीखेंगे। वर्गीकरण कैसे करेंगे? क्यों? क्लासिफिकेशन, जो हमारे घरों में रहते हैं और जो हमारे घरों में एनिमल्स नहीं रहते हैं, तो वो उन दोनों का वर्गीकरण करेंगे, तो उनके अंदर वर्गीकरण कौशल का भी विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन, यहाँ पर कोई भी डेटा उन्हें इकट्ठा नहीं करना, कोई भी डेटा संग्रह नहीं करना है, तो डेटा कलेक्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखिए कहाँ है? इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी फोर्थ है। इट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1, 2 एंड 3। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, development of observation skills and development of classification skills is your correct answer. Next question, children get lot of space to learn EVS through exploration. This indicates that बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। तो यह क्या इंगित करता है? क्या चाइल्ड सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक है, लर्न थ्रू क्रैमिंग, या फिर लर्न थ्रू इंफॉर्मेशंस? जब बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, इसका मतलब हम बच्चे को ध्यान में रखकर उसे हम ये अवसर दे रहे हैं कि वो अच्छी तरह से पर्यावरण को, नेचर को देखे और
में एक्सप्लोर करे, जो वो चाहता है एक्सप्लोर करना। तो हम बच्चे को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं। तो ईवीएस क्या हुआ? ईवीएस इज चाइल्ड सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे टीचर की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई हम उसे कुछ याद नहीं करा रहे हैं, या हम उससे ये नहीं कह रहे हैं कि जो अध्ययन सूचनाओं द्वारा कि हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है और आप इससे सीख लो, हम नहीं उसको कुछ सिखा रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं कि पर्यावरण में जाओ और वहां से सीख कर आओ, खोजो, नए नए अवसर उन्हें हम प्रदान कर रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं। इट मीन्स पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ईवीएस इज चाइल्ड सेंट्रिक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर आर हेल्पफुल इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है? कौन सा प्रोसीजर है जो वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर हेल्पफुल है? लो और जीरो, कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अपशेष को खेत में ही रहने देना। इन तीनों में से बताया है कि कृषि में जो है जल संरक्षण में कौन सी पद्धति हेल्प करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये तीनों पद्धतियां हेल्प करती हैं कि लो और जीरो एग्रीकल्चर लैंड, लो ऑफ जिप्सम बिफोर इरिगेशन, लीव द क्रॉप रेसिड्यूज इन द फील्ड, फसल अपशेष को खेत में ही रहने देना। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, एक बार आप इसका ऑप्शन आप लोग भी सर्च आउट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी डी शुड बी करेक्ट आंसर। 1, 2 and 3 all options should be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाटर पंचायत स्टार्टेड। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? किस राज्य में पानी पंचायत स्टार्ट हुई थी? महाराष्ट्र में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? कौन सा जीवाणु है जो जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम आता है? आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो कॉलीफॉर्म इज योर करेक्ट आंसर। कॉलीफॉर्म जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आज। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। अगर इसमें और भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप let me know and I will explain all those are questions and वीडियोस आगे की जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 15 क्वेश्चंस पढ़िए पहले आप। 15 क्वेश्चन में पार्ट 2 में ईवीएस का पार्ट 2 लेकर आऊँगी, उसमें डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो वीडियो चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।